जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, आज 15 अगस्त 2026 पूरे भारत अपने 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हमने भी कई संस्थानों में इस उत्सव हेतु भाग लिया और जनगण मन भी गाया, वंदे मातरम भी गाया। परंतु 15 अगस्त 1947 को जो भारत आज़ाद हुआ था, कई महापुरुषों ने जो अपनी कुर्बानी दी थी और एक स्वतंत्र भारत की संकल्पना संजोया था। क्या उनका जो विचार था, उनका जो थिंक था, उसके हिसाब से भारत स्वतंत्र हो पाया है? इस पर चिंतन करना है। खासकर हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब भाई बहनों के बारे में चिंतन करता हूँ और उनके बारे में बताना चाहता हूँ कि क्या हमारे महापुरुषों ने जो हमारे लिए वास्तविक स्वतंत्रता का स्वप्न देखा था, क्या वो स्वतंत्रता मिल पाया है? अगर नहीं तो कहाँ कमी रह गया? कभी हमने इस पर बैठकर चिंतन किया है? हमें समझाने के लिए आज से 2500 साल पहले भगवान बुद्ध आए। सम्राट अशोक अपने राज्य व्यवस्था के माध्यम से बहुत सारा हक अधिकार दिलाए। उसके बाद संत कबीर, संत रविदास, पेरियार, ज्योतिबा फूले, डॉक्टर BR अम्बेडकर और न जाने कितने महापुरुष। वर्तमान भारत में भी कुछ युवा नेता संघर्ष कर रहे हैं, जो वास्तव में उसकी संघर्ष दिखता है कि वो समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। खैर, उनका नाम अभी लेना उचित नहीं होगा। समय के साथ उनका आकलन किया जाएगा कि कितने सही थे, कितने गलत थे। चलिए, हम संविधान संबद्ध जितने स्वतंत्रता की बातें किया गया था मेरे लिए, हम उस पर एक एक कर चर्चा करते हैं और हम देखना चाहते हैं कि क्या वो स्वतंत्रता वास्तव में हमें मिली है। अगर नहीं मिली है तो क्या हमने अपने स्तर से उसके लिए पहल कर रहे हैं, या हमारा समाज पहल कर रहा है, या हमारे बुद्धिजीवी लोग पहल कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए? पहला कहता मौलिक अधिकार के रूप में जो हमें अनुच्छेद 14 में मिला है कि विधि के समक्ष समानता, कि कानून के समक्ष भारत के हर एक नागरिक समान है। क्या वास्तव में हर एक वर्ग, हर एक जाति के लोग कानून के समक्ष समान है? इस पर सोचना बनता है। आज जो कानून के रखवाले हैं, आप उसमें कितनी तरह के जातिवाद और धर्मवाद, संप्रदायवाद है, ये तो हम लोग देख ही रहे हैं। आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से हैं या और भी जो वंचित वर्ग से हैं, तो आपका मामला सालों दर सालों लटका रहता है। परंतु वही एक प्रिविलेज क्लास के लोग होते हैं जिस पर कुछ तरह का मुकदमा दर्ज होता है या किसी तरह का और भी चीज़ें होता है, उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है उस मामले में। तो इस पर काम करने की आवश्यकता है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर किसी को विभेद नहीं करना है। इस मामले में स्वतंत्र होना है। क्या वास्तव में धर्म, जाति के आधार पर विभेद नहीं होता है? वर्तमान में एक खास तरह की जो राजनीति व्यवस्था है, वो तो सिर्फ धर्म की
संकीर्णता और जाति की संकीर्णता की राजनीति ही करता है। और इस चपेट में कितने लोग आए हैं, ये कहने की बात नहीं है। फिर दूसरा कहता, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। कहता अनुच्छेद 16 में कह रहा है कि राज्य के समक्ष जितने भी सरकारी संस्थानें हैं, अगर उसमें जितनी भी रिक्तियां हैं उसमें सभी को समान अवसर मिलेगा, परंतु कुछ एक खास तरह की विचारधारा जो बाकी विचारधाराओं को हीन समझता है, उस विचारधारा के जो नेता हैं या शीर्ष पदों पर बैठे हुए हैं, उनके व्यवस्था में तो यह हो रहा है कि ये शेड्यूल कास्ट के बंदा, ये शेड्यूल ट्राइब के बंदे हैं, वो नॉट फाउंड सुटेबल है। एक नया टर्म, नॉट फाउंड सुटेबल। पहले लोग नहीं पढ़ लिख कर नहीं पहुंच पाते थे तो वो कहते थे इनके पास तो काबिलियत नहीं है। आज जब पढ़ लिख के पहुँच रहे हैं तो उसको कहते हैं नॉट फाउंड सुटेबल। उत्तर प्रदेश की एक घटना है, एक बच्चे थे जिस कॉलेज से, जिस यूनिवर्सिटी से उसने पीएचडी किया था, उसी यूनिवर्सिटी में एक किसी वैकेंसी के लिए उसने आवेदन किया। उस यूनिवर्सिटी ने उसको नॉट फाउंड सुटेबल कहा ये तो उपयुक्त नहीं है। जरा सोचिए। तीसरा कहता अस्पृश्यता का अंतर, सभी लोग स्वतंत्र हैं, किसी के साथ कोई छुआछूत नहीं। क्या इस चीज़ों का भी कहना पड़ेगा? हमने राजस्थान में, गुजरात में, बिहार में, झारखंड में अभी कुछ हाल का ही घटना देखे थे। बिहार का ताज़ा तरीन घटना है कि एक मंदिर में एक पुजारी ने 2 पासवान समुदाय के युवाओं को चोरी का आरोप लगा करके और मार दिया, सिर्फ इसलिए कि वो अछूत समाज था। झारखंड की एक घटना है जिसमें यूट्यूबर वेद प्रकाश के द्वारा दिखाया गया था कि किसी डोमिनेंट कास्ट का कुआं था जिस पर शेड्यूल कास्ट के लोग पानी भरने जाते हैं। उनकी पीड़ा ये था शेड्यूल कास्ट के लोगों की कि हमें पानी तभी मिलेगी जब उस कुआं पर डोमिनेंट कास्ट के लोग पानी भर रहे होंगे, नहीं तो हम वहाँ बैठे रहेंगे दिन भर जब तक कि वो लोग आए, और उनको उसके रहमो करम पर ही हमें पानी मिलेगी। गुजरात का कुछ दिन का पहले की घटना है कि शेड्यूल कास्ट लोगों को बांध कर पीट कर उसको अपनी जाति याद दिलाया जाता है। यही है अनुच्छेद 19, जिसे बहुत बड़ी स्वतंत्रता के रूप में लोग कहते हैं। तो चलिए, अनुच्छेद 19 में 6 तरह की स्वतंत्रता की बात है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने, लिखने, प्रेस और विचार रखने की आज़ादी। क्या आज के समय में स्वतंत्र रूप से सभी लोगों को बोलने की आज़ादी है? इस पर तो सोचना पड़ेगा। लिखने की आज़ादी है? अगर आप बोल देंगे और लिख देंगे तो एक ख़ास तरह की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो आपको फिर कितनी परेशान करेगा, कितनी टारगेट करेगा, ये तो कहना नहीं है। शांतिपूर्वक और बिना हथियार के इकट्ठा होने और सभा करने की आज़ादी। वर्तमान समय में हमने कई प्रकार का शांतिपूर्वक लोगों को धरना प्रदर्शन और भी बहुत सारा चीज़ें हम देखें, क्या वास्तव में उनको मिली है? अगर मिली थी, नहीं मिलने के बाद भी अगर वो धरना प्रदर्शन किया तो उनके साथ क्या ज़्यादती हुई, ये तो हम लोग सब देखते हैं। संगठन, संघ या सहकारी समितियां बनाने की, संगठन तो कई बन रहे हैं, लेकिन कितने कारगर वो संघ है, कितने संगठन हैं? जो भी संघ बनता है
उनको टारगेट किया जाता है कि ये फलाना जाति का संघ है, फलाना वर्ग का संघ है, ठीक है, इसको टारगेट करो। तो ये हम दिल से भारतीय हैं, हम भारत के अहित कुछ नहीं करना चाहेंगे, परंतु वह विचारधारा वाले लोग जो एक संकीर्णतावादी विचारधारा के लोग यहाँ पे हैं, जो सभी जगह काबिज हैं, परंतु उसके अनुरूप अगर हम बोलेंगे तभी हमारे संघ को चलने दिया जाएगा और हमको फलने फूलने दिया जाएगा, नहीं तो हमें जानबूझकर टारगेट किया जाएगा, जानबूझकर परेशान किया जाएगा। भारत अब कहता है कि भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने जाने की आज़ादी है। वर्तमान भारत में उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम एक ऐसी संकीर्णतावादी सोच, विचारधारा फैला दी गई है कि जो हमारे दक्षिण में भाई हैं, अगर वो उत्तर चले आएँ तो उसको अनजान लोग समझ रहा है। पूर्वोत्तर के जो भाई हैं, अगर वो मिडिल एरिया में चलाएँ, मध्य एरिया में चलाएँ, तो उसको लोग किसी अन्य क्षेत्र का, किसी अन्य देश का कहकर लोग उसको ह्यूमिलिएट करते हैं। तो ऐसी तो परिस्थितियाँ बना दी गई। भारत के किसी क्षेत्र, भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने की आज़ादी, यह इस बात को जब हम गौर करते हैं तो हमें लगता है कि जब हम पटना में किसी के यहाँ किराए पर घर लेने के लिए या किसी क्षेत्र में ज़मीन देखने के लिए जो जाते हैं, तो सबसे पहले हमसे क्या सवाल पूछा जाता है कि आप किस जाति से हैं, दूसरा किस धर्म से। अगर उसके अनुकूल हम धर्म और जाति में फिट बैठ जाते हैं तभी हमको अलाउ किया जाता है। तो ये भी तो सोचने वाली बात है। फिर कहता है कोई भी पेशा चुनने या व्यापार या कारोबार करने की आज़ादी। साथियों, इस संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एक पेशा को इतनी बड़ी रिस्पेक्ट, जो पेशा है भले उसको धर्म का टैग लगा दिया गया है, पूजा पाठ कराना, कर्मकांड कराना, क्या वो तो पेशा ही? उसके वर्ग के लोग इससे क्या करते, जीवन यापन ही तो कर रहे हैं। जहाँ तक उस पेशा में लोगों को मूर्ख बनाया जाता है, मूर्ख बनाकर उससे पैसा उठा जाता है, अपना पेट पालता है, अपना परिवार चलाता है। लेकिन वास्तव में जो अन्य पेशा है, जो इस देश का इंजीनियर तबका है, जिस देश का कामगार तबका है, जैसे चर्मकार, चमड़े से जूता बनाना, लोहार, लोहे से औजार बनाना, बढ़ई, फर्नीचर बनाना, कुम्हार, मिट्टी का बर्तन बनाना, इस तरह का ठठेरा, स्टील, एल्युमिनियम से बहुत सारे बर्तन बनाना। लेकिन क्या इसको किस रूप में इसका दर्जा, मतलब समाज में इसको दर्जा प्राप्त है? जो वास्तव में समाज का सबसे प्रतिष्ठा का हकदार यही था, लेकिन उसको ह्यूमिलिएट किया गया है। और जो ठग तबका है उसको सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। उसमें उसकी गलती नहीं है, वो तो श्रेष्ठता चाहेंगे। इसमें हम लोगों की गलती है, क्योंकि हम लोगों ने उसको श्रेष्ठ मानते हैं, तभी तो वो श्रेष्ठ कहते हैं अपने आप को। वो हमको दिखाया श्रेष्ठ है और हम मानते चले गए। हमने अपने सामान्य बुद्धि पर भी नहीं तौला कि वास्तव में कौन सम्मान का हकदार है, कौन नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का बात किया गया। क्या अगर किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अर्थात भारत में सभी लोग
अपने शरीर और आत्मा को लेकर स्वतंत्र है, बशर्ते कि वो किसी प्रकार का अपराध ना किया हो। अपराध करने पर उसको ही कैद किया जाएगा, ऐसे स्वतंत्र है। परंतु हमने क्या वर्तमान भारत में देखे हैं कि लोगों ने मॉब लिंचिंग के नाम पर इकट्ठा होकर किसी खास संप्रदाय के लोगों को टारगेट किया, उसको कहा ये शब्द बोलो तभी आपको यहाँ से जाने देंगे। अब वो नहीं बोले तो उसको पीट पीट कर मार दिया गया है। क्या इस पर भी काम करने की आवश्यकता है, मंथन करने की आवश्यकता है। कहता है कि इस स्वतंत्रता में शिक्षा का अधिकार का भी बात है। कहता राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के आयु वाले सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देंगे। कितना अच्छा लगता है, काश ऐसा होता, परंतु वर्तमान में किसी एक विचारधारा का प्रभाव ने शिक्षा व्यवस्था को तो ऐसी कर दिया है, ऐसी ऐसी नीतियाँ बनी हैं कि प्राइवेटाइजेशन की ओर लोग नीतियों का झुकाव ज़्यादा है। उसमें बताया गया है कि अगर एक खास अनुपस्थिति से बच्चे सरकारी स्कूल में बच्चे कम होंगे तो उसको नज़दीक के प्राइवेट स्कूलों में मर्ज कर दिया जाएगा। उनके द्वारा यह नहीं किया गया कि अनुपस्थिति क्यों कम है, उसकी जड़ तक पहुँचे, उसको दुरुस्त करें, संसाधनों से स्कूलों को लैस करें, परंतु नहीं, उसका उल्टा उस स्कूल को ख़त्म कर दो, उसको दूसरे प्राइवेट में मर्ज कर दो। आगे बढ़ते हैं। कहता मानव दुर्व्यापार और बाल श्रम का प्रतिषेध है, यानी कि भारत के नागरिकों को, जो छोटे बच्चे हैं, उसको बाल श्रम से मुक्ति होगी, उससे आज़ादी होगी और उसका व्यापार नहीं किया जाएगा, खरीद बिक्री नहीं किया जाएगा। परंतु क्या एक भूखे पेट मजदूरी करने पर विवश नहीं होगा? क्या इसके लिए वर्तमान सिस्टम के द्वारा, वर्तमान विचारधारा के डोमिनेंट विचारधारा के द्वारा जीविकोपार्जन की सही व्यवस्था की मांग किया गया है या उसके लिए कोई पहल किया गया है? नहीं, उलट इतनी सारी परेशानी, इतनी सारे एथी खड़ा कर दिया जाता है कि वो जो थोड़ा सक्षम परिवार भी है, जो मिडिल क्लास है, उसको भी बेहाल कर दिया जाता है। अब वो भी एक दिन सड़क पर आ जाता है। फिर क्या होगा? उसके बड़े भी कमाएंगे, उसके बच्चे भी कमाना पड़ेगा उसको अपने पेट पालने के लिए। फिर कहता है अनुच्छेद 25 में कि अंतःकरण की और धर्म का अबाध रूप से मानने और आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने अंतःकरण से, अपने हृदय से कोई भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार किया जा सकता है। परंतु क्या हम लोगों ने देखा नहीं कि किस तरह के कानून के माध्यम से किसी खास धर्म को टारगेट किया जा रहा था कि उसके संगठनों में, उसके मैनेजमेंट में दूसरे संप्रदाय के भी लोग होंगे। हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, चलते हैं बिहार की बोध गया, ज़रा देख लीजिए बौद्धों की मंदिर, ट्रस्ट और भूमि पर किसका कब्जा है? क्या पूर्ण रूप से बौद्धों का कब्जा है? जो दलित हैं वो कहीं न कहीं बुद्ध के समीप हैं। क्या कभी इन्होंने अपने आप को बुद्ध के समीप रखने का प्रयास किया है? इतिहास उठा के देखेंगे तो सबसे समीप दलित और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब ही हैं बुद्ध के, जिसकी विचारधारा को तहस नहस कर दिया गया और आपको संसाधन विहीन कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं।
कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। बाबा साहब का स्टेट्स एंड माइनॉरिटी जब पढ़ेंगे तो आपको पाएंगे कि अल्पसंख्यक तो हम भी हैं। अल्पसंख्यक वो नहीं सिर्फ जिसको आज दिखाया जा रहा है कि धार्मिक रूप से जो अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि हमारा कोई धर्म था नहीं, हमें तो हिंदू मानने से भी लोग इनकार कर रहा था। जब हम किसी तरह अपना अलग अलग मांग रखें तो हमें लोग हिंदू में सम्मिलित कर लिया। इसलिए बाबा साहब का स्टेट्स एंड माइनॉरिटी पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हम भी हैं अल्पसंख्यक हैं। तो अल्पसंख्यक हमारे हितों का संरक्षण कहाँ हो रही है? हमारा तो वर्तमान में अगर इक्का दुक्का लोग को छोड़ दिया जाए तो सारे लोग या तो मजदूरी पर आश्रित हैं या छोटे सरकारी नौकरी पैसे पर। परंतु आज के समय में क्या हो रहा है? सरकारी संस्थानें ख़त्म। तो ज़रा सोचिए, अगर सरकारी संस्थानें ख़त्म हो जाती है तो हमारा हालत क्या होगा? आज तक हमें जो हमारे महापुरुषों का संघर्ष का फल हमें मिला है, क्या वो उसी चीज़ों को हम अपने आने वाले पीढ़ी को दे पाएंगे? इस पर हमें सोचना पड़ेगा, इस पर हमें चिंतन करना पड़ेगा। इतनी सारी तो सवाल है, परंतु आप चाहे पूछ रहे होंगे कि इसका जवाब हल क्या है, तो इसका हल सिर्फ और सिर्फ एक है बाबा साहब का, वो शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। परंतु ये जितना बोलने में आसान है कि उससे ज़्यादा जटिल है इसको पालन करना, इसको अनुकरण करना, आत्मसात करना। क्योंकि हम तो जातियों में बटे हुए हैं। हमें तो सिर्फ अपने जातियों का एक नेता चाहिए। वो गुदगुदी वाले भाषण देंगे, हमको अच्छा लगेगा, हम जाके वोट डाल देंगे। बाद बाकी फिर हमारा हक अधिकार की बात जाए, जहाँ जाना है चले जाए, हमें कोई मतलब नहीं। ये सिर्फ किसी एक जाति पर कटाक्ष नहीं है, ये सारे लोग ऐसे हैं। हम जो जितने शिक्षित हो गए हैं उतने ज़्यादा जातिवाद हो गए हैं। वास्तव में शिक्षित नहीं, हम लोग केवल पढ़े लिखे हैं, एक ख़ास तरह का डिग्री लिए हैं और नौकरी करने के लिए बस एक क्लर्कियल नॉलेज हुआ है। शिक्षित होते तो कभी हम जातिवाद होते नहीं। बाबा साहब को पढ़ते हैं, बुद्ध को पढ़ते हैं, रविदास को पढ़ते हैं, कबीर को पढ़ते हैं, पेरियार को पढ़ते हैं, ज्योतिबा फुले को पढ़ते हैं, बाकी अन्य महापुरुषों को पढ़ते हैं, लेकिन ज़रूर बाबा साहब की बहुत सारी किताबों को मान्यवर कांसीराम ने छोटे छोटे बुकलेट के रूप में डेवलप किया है। हमें उसको भी पढ़ लेना चाहिए था। हमें भले बहुत सारा अंग्रेजी नहीं आती हो, हिंदी में भी कांसीराम साहब के सहयोग से उत्तर भारत में आया है।